नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज शो इंडिया चाहता है। मौसम ठंडा भी है, मौसम गर्म भी है। मैं जिस गर्म मौसम की बात कर रहा हूं वो दरअसल सियासी मौसम है जो दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है। चुनावी सियासत शतरंज की बिसात की तरह इस वक्त बिछी हुई है। इसमें एक खिलाड़ी शह तो कई बार दे सकता है, लेकिन मात देने के लिए तैयार करना होता है एक ऐसा व्यू जिससे निकलने का विरोधी के पास कोई रास्ता ना हो। सियासत की इस व्यू रचना में आप दर्शकों की भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तभी तो आज के पोल में इंडिया यही जानना चाहता है कि अखिलेश के गठबंधन और बागियों वाले ओबीसी व्यू को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है। 41% लोग इस खबर को एक नंबर पर रखते हैं अपने वोटों के जरिए। इंडिया आज यह भी देखना चाहता है कि बागियों का मेला लगाकर सियासी बिसात पर अखिलेश बीजेपी को शह तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उसे मात 10 मार्च को दे पाएंगे, कर पाएंगे कोई बड़ा खेला। इस खबर को 33% लोगों ने देखना चाहा है। इसके अलावा इंडिया की चिंता आस्था के मेलों में लगी भीड़ को लेकर भी है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है और खतरा और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो एक सीधे उसी तरीके से खबरों को आगे बढ़ाते हैं जिस तरीके से आपने वोट देकर खबरों को पसंद किया है। बीते 3-4 दिनों से आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक इस्तीफे की खबर आ रही है। इस्तीफा देने वाले ज्यादातर नेता पिछड़ी जातियों पे हैं। सबका एक साथ बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाना, वो भी ऐन चुनाव से पहले, जाहिर है बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है। वो बीजेपी जो लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती रही, उस बीजेपी से एक खास तबके के लोग निकल जाएं, ये इल्जाम लगाते हुए कि यहाँ तो पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की बात कोई सुनता ही नहीं था। इसीलिए अब बीजेपी के जो चहेते हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलने का वक्त आ गया है। ओबीसी समाज को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी का काउंटर प्लान क्या है। आइए देखिए मेरे सहयोगी विकास भदौरिया की ये खास रिपोर्ट। एक तरफ अखिलेश बीजेपी से बगावत कर उनके खेमे में आए, ओबीसी नेताओं के साथ हाथ से हाथ जोड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दूर गोरखपुर में अनुसूचित जाति के अपने कार्यकर्ताओं के घर खाना खाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। योगी भले ही मकर संक्रांति पर खिचड़ी खा रहे हों, लेकिन उनकी नजर लखनऊ में पक रही ओबीसी वाली अखिलेश की खिचड़ी पर थी। जब मुख्यमंत्री से बागी नेताओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने तीखा हमला किया। महाराज जी, विपक्ष आप पे दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहा है और खास करके वो लोग जो आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ओबीसी और उनका देखिए, एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। दरअसल यूपी में अब सारी लड़ाई पिछड़ा वोटर पर आकर टिक गई है। ओबीसी के नेता मैं ये बताऊंगा कि पिछड़ों के तमाम नेता, दलितों पिछड़ों का शोषण होता रहा है। कैसे पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना है। दलित और ओबीसी ये शब्द उस दिन से खूब सुनाई दे रहा है जिस दिन से बीजेपी के विधायक और मंत्री बागी हुए। जो जा चुके, उनका आरोप है कि पिछड़ों के लिए योगी सरकार ने कुछ किया ही नहीं। जो बने हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं होती तो पिछड़ों का कल्याण नहीं होता। और अगर आप अब तक समझ नहीं पा रहे कि यूपी में सबको पिछड़ों की याद क्यों आ रही है, तो जरा कुछ आंकड़े देख लीजिए। ये यूपी का जातीय समीकरण है। इनमें सबसे ज्यादा 42 से 43% के करीब वोटर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का है, जिसने पिछली बार बीजेपी को बम्पर वोट दिया था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य समेत आधा दर्जन ओबीसी विधायकों को बीजेपी से तोड़कर अखिलेश ने
ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी कर दी, जिसके बाद बीजेपी ने अपना अचूक ब्रह्मास्त्र चल दिया है। इस देश के अंदर सबसे बड़े ओबीसी कोई नेता है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात अब ओबीसी पर आ गई है तो बीजेपी जनता को ये भी याद दिलाएगी कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उसने ओबीसी कोटे से कितने मंत्रियों को चुना। उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो 23 मंत्री जो है वो पिछड़ी जातियों से आते हैं। इसमें जाट हैं, सैनी है, कुशवाहा है, यादव है, राजभर है, बिंद है और ये सभी मंत्री अलग अलग इलाकों से आते हैं। जबकि अगर दलित मंत्रियों की बात की जाए तो इनकी संख्या भी अच्छी खासी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दोनों ही ओबीसी समाज से आते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने तो कल से ट्विटर पर ये अभियान भी छेड़ रखा है कि उनकी सरकार ने ओबीसी को क्या दिया और कितना दिया। लेकिन जो ओबीसी नेता साइकिल पर सवार हो गए हैं वो वोट बैंक में डेंट जरूर मारेंगे। इसीलिए अपने पुराने अंदाज में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लोगों की दहलीज पर हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। बीजेपी के ऊपर सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित विरोधी होने के आरोप लगे, लेकिन अगर पिछले 7 साल के चुनावों को देखें तो हमेशा बीजेपी का पिछड़ों और दलितों का वोट शेयर बढ़ता चला गया और इसी वजह से 2014 हो, चाहे 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, हर बार बीजेपी का पिछड़ों में पैठ बढ़ती चली गई और दलितों का वोट बढ़कर ही मिला। और इन चुनावों से साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ों के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली। यूं तो चुनावी मौसम में आना जाना, दल बदलना राजनीति का दस्तूर बन चुका है, लेकिन चुनावी सीजन में इतने नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना शुभ संकेत भी नहीं माना जा सकता। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर, कवर स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़े नेताओं का एक समूह में पार्टी छोड़ना नुकसान का सौदा भी साबित हो सकता है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। हम कार्यक्रम के आखिर में फाइनल नतीजे भी दिखाएंगे कि किसकी राय, कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं या असहमत हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं अपनी राय को, ओबीसी नेताओं के छोड़ने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, नुकसान उसका संभव है। बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटों की अहमियत क्या है और यही वजह है कि अब यह संदेश देने की कोशिश में सत्तारूढ़ पार्टी लग गई है। बागी नेताओं के जाने से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। शुरू में तो बागी नेताओं पर निशाना साधा गया, लेकिन आज शाम होते होते, आपने सुना होगा सुबह मुख्यमंत्री ने क्या कहा, लेकिन शाम होते होते बीजेपी आलाकमान की तरफ से रणनीति कुछ बदली गई, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया गया और डैमेज कंट्रोल का एक प्लान तैयार किया गया है। और वो प्लान क्या है, जानिए इसको। मौर्य, सैनी जैसे पिछड़े बागी नेताओं पर सीधा हमला नहीं किया जाएगा। ये दोनों बड़े नेता आज सपा में शामिल हुए हैं, बल्कि अब से अखिलेश यादव को ही पिछड़ा विरोधी बताया जाएगा उनके पुराने कामों के जरिए। जाटव वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज की जाएगी। जाटव वोटर यानी वो जो मूलतः मायावती का वोटर माना जाता है। हिंदुत्व के सहारे जातियों का बंधन तोड़ने की कवायद होगी, यानी अम्ब्रेला पिक्चर पेश की जाएगी कि ज्यादातर हिंदू जो जितने भी पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, मोटे तौर पर सब हिंदू हैं और इसीलिए राम मंदिर की बात हो या हिंदुत्व की बात हो, उस एजेंडे को पार्टी आगे बढ़ाएगी। पीएम मोदी की ओबीसी वाली छवि को और बुनाया जाएगा ताकि यह साबित किया जाए कि सबसे बड़ा देश का ओबीसी वर्ग का नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। यूपी के मोर्चे पर केंद्र के ओबीसी मंत्रियों को लगाया जाएगा, उनसे बड़े स्तर पर कैंपेनिंग और डोर टू डोर प्रचार कराने का प्लान पार्टी तैयार कर रही है। इन चुनावों से पहले एक एक कर नेताओं का जाना बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं दिखाई देती है, लेकिन सवाल यह है कि जनता इसे किस नजरिए से देखती है। और यही समझने के लिए सी वोटर के सर्वे में हमने ये सवाल पूछा कि मंत्रियों के इस्तीफे से क्या योगी सरकार के खिलाफ संदेश गया है।
तो 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 51% लोगों ने खराब संदेश नहीं कहा, नहीं में जवाब दिया। 7 के पास कोई राय नहीं थी। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस ओबीसी वोटों के लिए काउंटर प्लान की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ रही है, क्यों ओबीसी वोट जरूरी है। इसके पीछे है अखिलेश यादव, जो बीजेपी के पिछड़ा वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाते हुए दिखाई दिए हैं बीते 48 से 72 घंटे में। लखनऊ से आज यही संदेश देने की कोशिश एक बार फिर अखिलेश यादव ने करने की कोशिश की है। मेरे सहयोगी रणवीर, अजय दुबे और पंकज झा ने आज समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में जो एक बड़ा आयोजन किया गया, तमाम विधायक जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए उनको ज्वाइन कराई गई, उन तीनों ने मिलकर ये रिपोर्ट फाइल की है। आइए देखते हैं। आज के बाद भावी मुख्यमंत्री की पारी शुरू करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, भावी नहीं बस अब तो कह ही दूंगे हैं। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब। और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। समाजवादी और अंबेडकरवादी अब अखिलेश की साइकिल के दोनों पहियों की हवा भर चुकी है। बीजेपी के बागियों के आने से सिर पर पगड़ी सज गई है। बस अब कोशिश ओबीसी वोटों के रास्ते लखनऊ की मंजिल तय करने की है। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। 10 मार्च का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बाला बढ़ चुका है। एक तरफ 80-20 का बीजेपी फॉर्मूला है, यानी 80% हिंदू और 20% मुस्लिम, और दूसरी तरफ अखिलेश 85-15 के साथ हैं, यानी 85% पिछड़े और 15% अगले। जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। इसलिए जो 11 तारीख को जाना था जिन्हें, वो आज ही चले गए मौर्य जी के डर से। तय तो पहले से ही था, लेकिन 80-15 का ये गणित यूपी के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अखिलेश ने बीजेपी के बागी नेताओं का धूमधाम से स्वागत किया। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और इसके अलावा कुल दूसरे बीजेपी के 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इन विधायकों के संग इनके समर्थकों ने भी बीजेपी के छोड़ के समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। वर्चुअल प्रचार के दौर में अखिलेश का एक एक कर मंत्रियों विधायकों को पार्टी में लाना दरअसल उनकी रणनीति का हिस्सा था। वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। अखिलेश यादव ओबीसी जाति से जुड़ी हुई पार्टियों का गठबंधन पहले ही तैयार कर चुके हैं। इसके साथ साथ वो बीजेपी से ओबीसी और अनुसूचित जाति के नेताओं को एक एक कर अपने कैंप में लेते जा रहे हैं। साथ ही चंद्रशेखर आजाद जैसे अनुसूचित जाति के नेताओं के साथ भी उनकी गांठ लगभग जुड़ चुकी है। यानी अखिलेश यादव का निशाना भी साफ है और रणनीति भी। बीजेपी के जीत के फार्मूले पर गहरी चोट। आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर खचे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा।
सारी कहानी परसेप्शन की है। अखिलेश और उनकी पार्टी में आए बागी नेता ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी में पिछड़ों का सम्मान नहीं है और इस सम्मान को दिखाने के चक्कर में उन्होंने जमकर भीड़ जुटा ली। न कोरोना की फिक्र की, न लोगों की जान की और न ही चुनाव आयोग की पाबंदियों की। हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो नियम है उनका पालन करेंगे, जो गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मौके पर फिजिकल मुकाबला करेंगे। चुनाव आयोग की पाबंदी के बावजूद समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सैकड़ों लोग जुटे। कार्यक्रम में चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल का ध्यान भी नहीं रखा गया। बागी नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने वाले कार्यक्रम के पोस्टर में वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ था, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी की वजह से इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए जाने लगे। अब लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश इस पूरे मामले की जांच करेंगे और रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेंगे। अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा और अजय दुबे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। अब इसे अखिलेश यादव का उत्साह कहें या फिर रणनीति कि वो कोरोना प्रोटोकॉल ही भूल गए, बागियों के स्वागत में भीड़ जुटा बैठे। दरअसल इस उत्साह की बड़ी वजह इन ओबीसी नेताओं का पार्टी में आना है। यूपी का चुनावी इतिहास कहता है कि ओबीसी जिसके साथ उसकी जीत लगभग पक्की। सीएसडीएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ग्राफिक्स आपके सामने हैं और ये रिपोर्ट कहती है कि 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 27% यादव वोट मिलते हैं, 53% कुर्मी कोयरी के और अन्य ओबीसी के 61%, यानी इस बड़ा तबका वोट करता है बीजेपी को। और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ी संख्या में यूपी में सफलता पाती है। समाजवादी पार्टी के पास यादव आते हैं बहुतायत में, जो कि माना जाता है उनका कोर वोट बैंक है 53%, जबकि बाकी जाति 17% और 23% पर जाता है। तो समाजवादी पार्टी यूपी में अच्छा नहीं कर पाती है। 2017 के आंकड़े, सीएसडीएस का सर्वे है, ये बड़ी संस्था है। यादव वोट बीजेपी को वोट करते हैं 10% मात्र 2017 में और 66% वोट करते हैं समाजवादी पार्टी को। ध्यान से देखिएगा, पिछले विधानसभा की बात कर रहा हूँ। कुर्मी कोयरी बीजेपी को वोट करते हैं 57% और समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं महज 18%। और अन्य ओबीसी 61% बीजेपी को वोट करते हैं, सपा को वोट करते हैं 12%। ये जो तबका है ये सपा के हिस्से में कम हो जाता है, लेकिन सिर्फ यादव उनको मिलते हैं, जबकि बीजेपी के पास ये तबका बड़ी संख्या में जाता है। यानी बीजेपी यादवों को ना वोट पाने की ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन बगैर यादवों के जो पिछड़ी जातियां हैं उनको बीजेपी साधती है। और बीजेपी की 325 सीटें आई थी पिछली विधानसभा में। और ये 2019 का लोकसभा का परिणाम यहाँ भी देखिए, यादव वोट बीजेपी को वोट कम करता है, सपा को वोट ज़्यादा करता है 2360। कुर्मी कोयरी 80% बीजेपी को वोट करते हैं, 14% सपा को करते हैं और अन्य ओबीसी बीजेपी को 72% करते हैं, 18% करते हैं। यानी ये जो ओबीसी का वोट बैंक है ये जिसके खाते में जा रहा है, बीते 3 बड़े चुनाव 14, 17 और 19 ये दिखा रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा पहुंचा और जिसके पास ये नहीं गए उसका नुकसान हो गया। इस बार इन्हीं को अखिलेश ने साधा है। इस तबके को साधकर बीजेपी के साथ जो पिछली बार था 17 में 19 में, वो अब अखिलेश के पाले में आ चुके हैं। चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो मौर्य हो, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सबसे बड़े नेता जो हैं इस जाति के, वो तमाम लोग अब अखिलेश यादव की साइकिल पे सवार हो चुके हैं। इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पर इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में ओबीसी और बागी नेताओं के आने से अखिलेश को ओबीसी वोटों का फायदा हो जाएगा? क्योंकि इन परसेप्शन ऐसा बनता है कि बहुत फायदे में अखिलेश यादव। यही सवाल हम जनता के बीच ले गए सी वोटर के अपने सर्वे में। हमने लोगों से पूछा, जानिए सवाल को, बहुत जरूरी है सवाल। बीजेपी छोड़कर आ रहे नेताओं से अखिलेश को फायदा होगा? 36% ने केवल हाँ कहा, 48% ने ना कहा। यानी जनता को ये लगता है, ज्यादातर को, कि जो लोग अखिलेश के खाते में जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का भला नहीं कर पाएंगे। एक तरफ जनता की राय है तो दूसरी तरफ अखिलेश की रणनीति है, जिसमें उन्होंने नफा नुकसान का आकलन कर जाति की नई केमिस्ट्री तैयार की है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़े नेताओं का एक समूह में पार्टी छोड़ना नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। आप मेरी राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपकी मिस कॉल का मुझे इंतजार है। अभी तक 53% लोग सहमत हैं, 47% असहमत हैं।
नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। आपकी मिस कॉल का मुझे अगले आधे घंटे और इंतजार रहेगा। और आइए अब बात करते हैं और जिससे लेकर राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार सवालों में है। अलवर में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप की वारदात को 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है। इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस खबर से जुड़ी हुई वो ये है कि दुष्कर्म होने की रिपोर्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसमें दुष्कर्म होने की बात इस बच्ची के साथ सामने नहीं आई है। यानी जो रेप की बात की जा रही थी या गैंगरेप के आरोप लगाए जा रहे थे, वो बात मेडिकल रिपोर्ट में पुष्ट नहीं हो पाई है, उसकी मनाही हो चुकी है। आज दिन भर मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा अलवर में रही और वहां से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट ये फाइल की है। आइए समझते हैं ये पूरा माजरा क्या है और क्या कर रही है गहलोत सरकार। जो लड़की मुंह से बोल नहीं पाती, वो लड़की के साथ इतनी बुरी घटना की गई है। उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। कुछ आंसू, कुछ सिसकियां और बहुत सारे सवाल जिनके जवाब 3 दिन बाद भी नहीं मिल सके हैं। एसआईटी गठित हो गई है, सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, लेकिन जांच टीम को अलवर की दिव्यांग के साथ हैवानियत को अंजाम देने वाले नहीं मिले। अलवर की इस वारदात के बाद बीजेपी ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल दिया है। सवाल राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार से ज्यादा प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं, राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। चुप रहना ही पड़ेगा क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी प्रियंका गांधी से जवाब मांग रही है तो पीड़ित परिवार गहलोत सरकार से पूछ रहा है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। अभी तक कोई अपराधी का कोई भी हमारे को सुराग नहीं मिल रहा। हमारे को तो यही चाहिए कि हमारे को जल्द से जल्द अपराधी मिलना चाहिए। अलवर कांड को बीजेपी दिल्ली के निर्भया कांड जैसा विभत्स बताकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन राजस्थान सरकार ने मामले को एसआईटी को सौंप दिया है। एसआईटी बना दी सरकार ने और निश्चित रूप से जो भी दरिंदे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी, ऐसी संभावना है। पीड़िता का इलाज जयपुर के जेके लोन अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर है। बेटी यूपी की हो या राजस्थान की, बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। अलवर की बेटी को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी गहलोत सरकार की है। इंसाफ का इंतजार जितना लंबा होगा, यूपी में महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाने वाली प्रियंका गांधी के लिए अलवर से उठ रहे सवालों का जवाब देना उतना ही मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन हेमंत कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज अलवर। और अब बात देश पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे की। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनिए, हर हाल में पहनिए। हैशटैग मास्क अप इंडिया हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए। कुछ नहीं करना है, मास्क पहन के रखना है, सेल्फी खींचनी है, हमको भेजनी है ताकि हम आपकी तस्वीरों को यहाँ दिखा सके। इंडिया चाहता है कि मंच पर आपके जरिए बाकी लोगों को प्रेरित करें कि आप सबने मास्क पहना, और जो लोग नहीं पहन रहे मास्क पहन के तस्वीर भेजेंगे तो हम उनका यहाँ पर इसी तरीके से तस्वीर दिखाकर देशवासियों को उनका सम्मान करेंगे। तो जो लोग तस्वीरें भेज रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मास्क अप इंडिया में हिस्सा लेने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।